बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वैक्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वैक्यूल क्या होता है और उसका लोकेशन कहाँ पे है, कौन से ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है और फिर उसका फंक्शन क्या है। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैक्यूल क्या है। वैक्यूल is a fluid filled sac bounded by a single membrane called tonoplast। ये फ्लूइड फिल्ड सैक है। फ्लूइड फिल्ड सैक का मतलब ये है कि इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, इसके अंदर वाटर मौजूद है, साल्ट्स मौजूद है, दूसरे किस्म के केमिकल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर लिक्विड मौजूद होता है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये फ्लूइड फिल्ड सैक है। और इसके इर्द गिर्द एक सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद है। इसके इर्द गिर्द एक सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद है जिस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। याद रखें कि इससे पहले हमने जो ऑर्गेनेलिस पढ़े थे, लेट्स सपोज उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, उसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन मौजूद था, लेकिन यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद है और उसी सिंगल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। एनिमल्स में ये होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये छोटे छोटे होते हैं। एनिमल्स के सेल्स में ये वैक्यूल्स की तादाद ज्यादा होती है, लेकिन वहां पे वैक्यूल्स का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा छोटा होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एक बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है जो कि सेंटर में मौजूद है, एक बड़ा वैक्यूल। लेकिन एनिमल्स में छोटे छोटे होते हैं वैक्यूल्स, लेकिन तादाद में ज्यादा होते हैं। प्लांट्स में एक वैक्यूल होता है लेकिन वो साइज में बहुत बड़ा होता है। इसी प्लांट वाले वैक्यूल के अंदर मौजूद होता है वाटर, साल्ट्स और दूसरे किस्म के केमिकल्स यहाँ पे मौजूद होंगे। इसके अलावा ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये सेल को टर्जिड बना देता है। इसका भी इसका एक फंक्शन है कि जब इसके अंदर पानी आ जाता है इसी वैक्यूल के अंदर, तो फिर वो उसी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी तरीके से वो सेल टर्जिड बन जाएगी। यहाँ पे मैंने बनाया है उसका एक डायग्राम। ये एक प्लांट सेल है पूरा। प्लांट सेल में यहाँ पे मैंने शो किया है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साइड पे यहाँ पे मौजूद है ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये है एक वैक्यूल। इस वैक्यूल के अंदर मैंने बता दिया यहाँ पे कि वाटर मौजूद होते हैं और साथ में साल्ट्स वगैरह और दूसरे किस्म की केमिकल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। और इसी वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है जो उसके इर्द गिर्द मौजूद है, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और ये एक बहुत बड़ा वैक्यूल है जिस तरह आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो अब क्या होता है कि जब बाहर से पानी आता है सेल के अंदर, तो वो पानी इसी वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं। वैक्यूल के अंदर पानी चला जाता है और जब ये वैक्यूल साइज में बड़ा हो जाता है पानी के एब्जॉर्ब होने की वजह से, तो ये प्रेशर अप्लाई कर लेता है दूसरे ऑर्गेनेलिस पे जो कि उसके इर्द गिर्द मौजूद है। जिस तरह मैंने ये एरोस ड्रा किए ना, इसी तरीके से ये प्रेशर अप्लाई कर लेता है हर एक डायरेक्शन में। जब इसके अंदर पानी आ जाता है तो ये बढ़ जाता है और प्रेशर अप्लाई कर जाता है हर एक डायरेक्शन में, हर एक ऑर्गेनेली के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर लेता है। तो फिर जब ये प्रेशर अप्लाई कर लेता है तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये सेल टर्जिड हो जाएगा। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरीके से है कि अगर हमारे गाड़ियों में टायर होता है और टायर के अंदर एक ट्यूब मौजूद है, तो जब उसमें हम हवा भर देते हैं तो वो ट्यूब उस टायर के साथ बिल्कुल चिपक जाता है और फिर वो टायर मुकम्मल टर्जिड हो जाता है। लेकिन अगर उस ट्यूब से हम हवा निकाल दें तो वो टायर मुकम्मल तौर पर फ्लैट हो जाएगा और उसमें वो टर्जिडिटी नहीं रहती। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये बढ़ जाएगा और प्रेशर अप्लाई कर लेता है ऑर्गेनेलिस पे, और उसके इर्द गिर्द जो सेल वॉल मौजूद है उस पर प्रेशर अप्लाई कर लेता है, तो वो सेल जो है वो टर्जिड बन जाता है। और इसी टर्जिडिटी की वजह से बहुत ज्यादा जो प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स है, वो सीधा खड़े हो सकते हैं। और वो अगर मिसाल के तौर पर उसके अंदर अगर कोई स्टेम इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, वो प्लांट्स अभी मैच्योर नहीं हुआ और उसमें स्टेम इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, तो इसी टर्जिडिटी की वजह से हमें दिखता है कि वो प्लांट सीधा खड़ा है। तो इसी तरीके से ये वैक्यूल काम कर लेता है। इसके मुकाबले में अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की वैक्यूल की बात कर ले तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर ये वैक्यूल इस्तेमाल होता है एक्सक्रीशन के लिए। अगर उसके बॉडी के अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, तो वहां पे उसको एक्सक्रीट करने के लिए ये वैक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। दोबारा मैं बता देता हूं, वैक्यूल एक फ्लूइड फिल्ड सैक है जो कि उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होगा, लेकिन वो मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन होगा और उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। एनिमल्स में ये वैक्यूल ज्यादा होते हैं लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं। लेकिन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में एक बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद है, लेकिन एक सिंगल वैक्यूल मौजूद है और उसी वैक्यूल के अंदर वाटर और साल्ट्स और दूसरे किस्म की चीजें वहां पे मौजूद होते हैं। और जब ये वैक्यूल पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ये बढ़ जाता है और फिर सेल वॉल पे और दूसरे ऑर्गेनेलिस पे प्रेशर अप्लाई कर लेता है और इसी तरीके से वो सेल टर्जिड हो जाएगा। और मैंने बता दिया कि वो प्लांट्स
जो कि मेच्योर नहीं है, जिसमें स्टेम इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं है, तो उन प्लांट्स में ये टर्जिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है, उन प्लांट्स को सीधा खड़ा रख देते हैं। इसके साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये मैंने बता दिया कि वहाँ पे ये मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पे ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं। अगर उसके बॉडी में कोई वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं तो उसको बाहर निकालना इसी वैक्यूल का काम है। इसके साथ अगली जो ऑर्गेनेली हमारे पास आती है वो है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स के इर्द गिर्द भी एक सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद है। जिस तरह वैक्यूल के इर्द गिर्द एक सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद है, इसी तरीके से लाइसोसोम्स के इर्द गिर्द भी एक सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। और इसी लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसी लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम यह है कि वो फूड को और जो वेस्ट प्रोडक्ट उसके अंदर अगर मौजूद है तो उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है, उसको वहाँ पे ख़त्म कर देता है और उसको अपने इस्तेमाल में ला देता है। तो ये लाइसोसोम्स किस तरीके से काम कर लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया है। सेल में यहाँ पे ये है न्यूक्लियस, और यहाँ पे मैंने दो चीजें बनाई है, जिसमें एक लाइसोसोम है रेड कलर में, और जो दूसरा ग्रीन कलर में आप लोगों को दिख रहा है ये फूड पार्टिकल है या ऐसा चीजें हैं जो कि अभी डाइजेस्ट होने जा रहे हैं। तो इसी लाइसोसोम्स के अंदर यहाँ पे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये एंजाइम्स उसी के अंदर वो सिक्रीट कर लेता है, उसी के अंदर वो एंजाइम्स भेज देते हैं, और उसी फूड को उसी जगह पे वो डाइजेस्ट कर लेता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है, और फिर सेल उसको इस्तेमाल कर लेता है अपने फायदे के लिए। दोबारा सुन लें, लाइसोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होगा। लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम यह है कि वो फूड को और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट को वहां पे डाइजेस्ट कर लेते हैं। काम किस तरीके से करता है कि लाइसोसोम्स अगर फूड पार्टिकल वगैरह वहां पे आ जाते हैं तो उसके साथ वो लग जाता है, और वहां पे उसके ऊपर अपने एंजाइम सिक्रीट कर लेते हैं, और उसको वहां पे डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उसका किस्सा खत्म कर लेते हैं। और फिर उससे जो मटेरियल्स बन जाते हैं या उसके नतीजे में, उस डाइजेशन के नतीजे में वहां पे जो प्रोडक्ट निकल आती है उसको फिर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वैक्यूल और लाइसोसोम्स को डिस्कस करने के बाद अगली बारी आती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारे ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो इसी वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। ये न्यूक्लियस एनिमल्स में ये बिल्कुल सेंटर में होता है, सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट्स में ये साइड पे होता है एक वैक्यूल की वजह से। यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल में ये बिल्कुल सेंटर पे लोकेट करता है यहाँ पे, लेकिन प्लांट सेल में ये साइड पे लोकेट करता है ड्यू टू दिस लार्ज वैक्यूल। अगर ये लार्ज वैक्यूल नहीं होता तो फिर यहाँ भी ये सेंटर में होता, लेकिन प्लांट्स में एक लार्ज वैक्यूल होता है, तो इसी वजह से ये बिल्कुल साइड पे हो गया होता है उसकी वजह से। और इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, और उसी डबल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, या उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के एंड साइड में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर साइड पे क्या होता है, तो वहां पे मौजूद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीजें हैं इसको हम कहते हैं कलेक्टिवली न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फिर क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होते हैं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई या तो ये सिंगल होता है, अगर ये सिंगल है तो फिर उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, अगर ये दो है तो फिर उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई और क्रोमोसोम्स इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलाई का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है राइबोसोम्स प्रोडक्शन। राइबोसोम्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, और वो राइबोसोम्स इसी न्यूक्लियोलस के अंदर या इसी न्यूक्लियोलाई के अंदर वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अपना फंक्शन उधर कर देते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम क्रोमोसोम्स की बात कर लें तो क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए से और प्रोटीन से। क्रोमोसोम डीएनए से जो कि है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन से ये बने होते हैं, और ये सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जिस तरह हमने बता दिया कि न्यूक्लियस सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कौन सा वो स्पेसिफिक पार्ट है जो सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो वो यहाँ पे आता है डीएनए, जो कि सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल ये कर देता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में इन क्रोमोसोम्स की तादाद अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर ह्यूमंस में इन क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है, रेडिश में 18 है, और ऑनियन में 16 है। इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इनकी तादाद वो मुख्तलिफ होती है। तो डीएनए यहाँ पे दो फॉर्म में बेसिकली पाया जाता है। एक
जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क फॉर्म में पाया जाता है, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया है। इसी तरीके से ये होता है और इसका कोई खास शेप नहीं है कि हम कह दें इसका एक खास शेप है। लेकिन जब सेल डिवीजन के करीब पहुंच जाता है, जब सेल डिवाइड होने के करीब पहुंच जाता है, तो इसका जो क्रोमेटिन नेटवर्क का जो ये वाला शेप है, ये फिर चेंज हो जाता है, ये फिर चेंज हो जाता है और फिर इसी शेप में ये आ जाते हैं। फिर इसी शेप में ये क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। पहले डिवीजन से पहले इस शेप में थे, उसका कोई खास शेप नहीं है, बस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वहां पे। तो फिर जब अगर सेल डिवीजन करीब आ जाए और सेल डिवाइड होने के करीब हो जाए, तो फिर ये इस वाले शेप में आ जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स। और अब यहाँ पे हम उसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कहाँ किस तरीके से है। तो यहाँ पे मैंने ये ड्रा किया है, ये जो रेड कलर में आप लोग को दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद है एक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ये वाला जो आप लोग को दिख रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके साथ न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर मौजूद होते हैं छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर फिर छोटे छोटे सुराख भी होते हैं और उन सुराख को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और इन ही न्यूक्लियर पोर का काम यह है कि ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं। मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियस के अंदर किसी चीज ने आना है या न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई चीज बन चुका है, वो बाहर जाना है उसने, तो वो इसी न्यूक्लियर पोर के जरिए वो अंदर आते हैं और उसी न्यूक्लियर पोर के जरिए वो फिर वो बाहर चले जाते हैं। और उसके मुकाबले में यहाँ पे मौजूद है न्यूक्लियोलस। अगर ये दो है तो फिर उसको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं, लेकिन अगर ये सिंगल है तो फिर उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और यहाँ पे मैंने जिक्र कर दिया कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स की प्रोडक्शन। तो इसी तरीके से ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन ये होता है न्यूक्लियस का ये वाला स्ट्रक्चर, ये होता है यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर ले तो वहां पे ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। और अब वो डिफरेंट किस तरीके से है? डिफरेंट सिर्फ इसी सेंस में है कि वही चीजें सारी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वहां पे न्यूक्लियोलस मौजूद नहीं होता और उसके अंदर ये जो एनवेलप है ना, इर्द गिर्द, ये मौजूद नहीं होता। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं ड्रा कर लूं, तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे ये उसका जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, डीएनए वगैरह, यहाँ पे ये इस तरीके से मौजूद है। लेकिन इसके इर्द गिर्द ये वाला जो एनवेलप है या जो मेम्ब्रेन है जो मैंने उधर बनाया है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये डबल मेम्ब्रेन जो कि इस डीएनए के इर्द गिर्द मौजूद है, वो पाया नहीं जाता। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लेकिन इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है ट्रू न्यूक्लियस। दोबारा मैं बता देता हूं, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस न होने का मतलब यह है कि इन ही डीएनए के इर्द गिर्द ये मेम्ब्रेन जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक में ये मेम्ब्रेन मौजूद होता है। तो अगर मेम्ब्रेन मौजूद है तो इसको हम कहते हैं कि ये ट्रू न्यूक्लियस है। अगर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है तो इसको हम कहते हैं कि ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। दोबारा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनिमल्स में ये बिल्कुल सेंटर में होता है, प्लांट्स में ये एक साइड पे मौजूद है उस वैक्यूल की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे मौजूद होता है और उसी डबल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको कहा जाता है। और उसी न्यूक्लियस के अंदर फिर मौजूद होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होते हैं उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फिर न्यूक्लियोलस मौजूद है और उसके साथ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस का काम यह है कि राइबोसोम्स बनाते हैं वो, और क्रोमोसोम्स बना होता है डीएनए से और प्रोटीन से, और वही डीएनए फिर सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेता है सेल के। इसके साथ यहाँ पे अगर आप लोग डायग्राम की तरफ देख लें तो डायग्राम में यहाँ पे मैंने ड्रा किया है कि इसके इर्द गिर्द ये मौजूद है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप में मौजूद होते हैं छोटे छोटे सुराख जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और इसी न्यूक्लियर पोर के अंदर से न्यूक्लियस के अंदर चीजें आती है और बाहर चली जाती है। और इसके साथ यहाँ पे मौजूद है न्यूक्लियोलस जो काम कर लेता है राइबोसोम्स की प्रोडक्शन की। और ये वाला जो शेप आप लोग को दिख रहा है जो डीएनए बिल्कुल एक स्कैटर फॉर्म में मौजूद है, वहां पे उसका कोई खास शेप नहीं है, तो इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन अगर हम बात कर ले कि जब डिवीजन के करीब आ जाए, जब सेल डिवाइड होने के करीब हो जाए, तो फिर वो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। डिवीजन से पहले ये वाला शेप, लेकिन डिवीजन के दौरान फिर वो इस शेप में आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.